नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। गुजरात और हिमाचल के एग्जिट पोल पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। गुजरात चुनाव के खत्म होते ही आए तमाम एग्जिट पोल के नतीजों से जहां बीजेपी को बड़ी राहत मिली है, वहीं कांग्रेस की नींद उड़ गई है। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी एक बार फिर वापसी कर रही है, जबकि हिमाचल कांग्रेस के हाथ से निकलता दिख रहा है। गुजरात की बात करें तो राहुल गांधी ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी थी, जाति समीकरण बिठाया और मंदिरों के चक्कर भी लगाए। कारोबारियों, किसानों और पाटीदारों की नाराजगी को अपने हक में भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी ने दावा भी किया कि गुजरात के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, लेकिन जो नतीजे एग्जिट पोल के आए हैं उससे खुद कांग्रेस ही चौंक गई है और उसने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। राहुल के सारे दांव फेल होते दिख रहे हैं, जबकि पीएम मोदी का हर तीर सही निशाने पर लगता दिख रहा है। चाहे वो गुजरात की अस्मिता का भावुक मुद्दा हो या मणिशंकर अय्यर के नीच बयान पर गुजरातियों से सबक सिखाने की अपील या फिर प्रचार के आखिरी दिन लगाया गया विकास के सीपीओ का मास्टर स्ट्रोक। अगर 18 तारीख को एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो दो बड़े सवाल जरूर उठेंगे। क्या मोदी को रोक पाना विपक्ष के लिए मुश्किल हो रहा है और क्या मोदी का मिशन कांग्रेस मुक्त भारत पूरा हो जाएगा? अपने पैनल के साथ हम इन बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। मंदिर के लिए प्रायश्चित करनी होती है, मंदिर के लिए परिश्रम करनी होती है, मंदिर के लिए त्याग करनी होती है, तब भगवान फिर प्रसन्न होते हैं। नहीं तो ऐसा तो मंदिर चले गए तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये भगवान कोई सिनेमा स्टार नहीं है। अभी भी हमें पूरा यकीन है कि जो माहौल बना हुआ है पब्लिक का, पब्लिक ने मैंडेट कांग्रेस को दिया है और उसके बावजूद भी एग्जिट पोल एक तरफा बता रहे हैं 18 तारीख एंजॉय कीजिए। हमें पूरा यकीन है हम चुनाव जीतेंगे। पीएम मोदी अपने कांग्रेस मुक्त भारत के मिशन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों को माने तो 2014 के लोकसभा चुनाव में चला मोदी मैजिक आज भी कायम है। आपको दिखाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद मोदी लहर किन राज्यों में चली। 2014 में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली। इसके बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी पहली बार गठबंधन की सरकार के जरिए सत्ता में आई। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी टीडीपी के साथ मिलकर सत्ता में आई। इसके अलावा असम में भी पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। मणिपुर में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद यहां कांग्रेस सरकार बनाने से चूक गई। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है। गोवा में भी ऐसा ही हुआ। गोवा के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। फिर भी बीजेपी दूसरे दलों की मदद से यहां सरकार बनाने में कामयाब हो गई। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी पहली बार बीजेपी की सरकार बनाई। उन्होंने यहां पहले कांग्रेस के 43 विधायक पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल होकर प्रदेश में बीजेपी सरकार बना चुके हैं। 2017 में मोदी मैजिक देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी चला। यहां बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। इसके साथ ही मोदी लहर ने बीजेपी की झोली में उत्तराखंड को भी डाल दिया। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। यानी एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक मोदी मैजिक में अब तक 12 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार बन चुकी है। माफ कीजिएगा, 18 राज्यों में। तो आइए हम आप इस बड़ी बहस करते हैं और पहली बड़ी बहस का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या मोदी को रोक पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन हो गया है? क्या 2019 तक पूरा हो जाएगा कांग्रेस मुक्त भारत का मोदी मिशन? एग्जिट पोल के हिसाब से तो हिमाचल भी हाथ से निकल जाएगा और गुजरात में गिरी हुई थी बीजेपी पर क्या ब्रांड मोदी ने पलटी मार दी? जयनारायण व्यास जी सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ है। रोहन गुप्ता जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस गुजरात के, वो मेरे साथ है। एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो मेरे साथ है। अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार, वो मेरे साथ है। सबसे पहले रोहन जी आपसे जानना चाहता हूं, आपने एड़ी छोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजे आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं। क्या मोदी का तोड़ आप लोगों के पास नहीं है? ब्रांड मोदी का तोड़, ब्रांड मोदी मैजिक का तोड़? देखिए चौरसिया जी, मुझे लगता है कि आप बच्चा पैदा होने से ही नाम रखने वाली बात कर रहे हैं। नहीं, लोग तो बच्चा पहले होने से नाम रख देते हैं। कौन से आ चुके हैं सर? बच्चा पैदा होने के बाद ही नाम रख देते हैं लोग आजकल तो। नहीं तो कहा हुआ है? नहीं कैसे आप रखिए,
वो आप रखिए, हम तो नहीं रखेंगे, हमारा इतना अहंकार नहीं है, हम तो उसके बाद ही रखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से आज कई लोगों ने पोल किया है, एक चैनल के पत्रकारों ने पोल किया है, उसमें कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तो अभी देखिए 18 बढ़त नहीं मिल रही है, उसमें भी कांग्रेस हार रही है, जनता का मैजिक बढ़त नहीं मिल रही है। आप जिस पत्रकारों को एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं उसमें भी बीजेपी जीत रही है। मैं आपको 4 पोल दिखाता हूं, मैं आपको 4 पोल दिखाता हूं, मैं आपको अभी भेजूंगा, आपको लिंक, आप चेक करिए, उसमें कांग्रेस जीत रही है। एक में 105 सीटें आ रही है, 111 आ रही है। तो पोल तो कोई भी कर ले। अगर चैनल ने पोल किए हैं, जिस प्रकार से 5 बजे कल का मतदान खत्म हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं, आज कांग्रेस ने भी, हमने इंटरनल पोल किया है, उसके हिसाब से आराम से 100 से 125 के बीच कांग्रेस की सीटें आ रही है और कांग्रेस की सरकार तो चिंतित क्यों होते हैं? मैजिक नहीं चलने वाला। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? फिर चिंतित क्यों होते हैं रोहन गुप्ता जी? फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों है? फिर आपके सचिव को सुप्रीम कोर्ट चले गए। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है चौरसिया जी। 18 को नहीं, मुझे मेरा दिल नहीं बहलाना है, मुझे तो पत्रकार का काम करना है, मुझे मेरा दिल नहीं बहलाना है। दिल बहलाने का काम तो उस कांग्रेसी ने किया जो उठकर सुप्रीम कोर्ट चला गया। क्यों चिंतित लग रहे हैं हम लोग? मेरे मुंह से कौन सी चिंता लग रही है आपको? मैं बहुत खुश हूं, आश्वस्त हूं कि गुजरात की जनता ने हम पे भरोसा किया है और उसको हम 18 को देखेंगे। चलिए, आप मुस्कुराते रहिए, आप हंसते रहिए, मैं तो यही कामना करता हूं आपके लिए भी, आपके नेताओं के लिए भी, गुजरात बीजेपी के नेताओं के लिए भी और देश और गुजरात के आम जनता के लिए भी। लेकिन जयनारायण व्यास जी, क्या ब्रांड मोदी का कोई तोड़ नहीं है और 2019 तक कांग्रेस पर तो भारत का सपना पूरा हो जाएगा? देखिए, आज तक का जो यदि आप ट्रेंड देखिए, आपने ही पूरी जो पूर्व भूमिका रखी। रोहन जी, जयनारायण व्यास जी का मौका है। कहां कांग्रेस किस तरह से? रोहन जी देखिए, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला। आप ये ठीक नहीं है, आप मुझे मेरी बात रखने दें, आपने अपनी बात रख ली है। जी। मैं ये कह रहा था दीपक जी कि ये जो परिस्थिति आज जिसका उत्तर आप मेरे पास से मांग रहे हैं, आपने खुद ने पूर्व भूमिका बांधते हुए बताया कि किन किन राज्यों में जब चुनाव हुए आज तक के भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। और गुजरात में भी, चाहे रोहन जी आज कहते हैं मैं 18 तारीख को उनके साथ डिबेट में बैठने को तैयार हूं, गुजरात में भी वो आश्वस्त रहे भारतीय जनता पार्टी का शासन फिर एक बार 5 साल के लिए आने वाला है। और कोई शक नहीं है गुजरात की प्रजा के मन में, सिर्फ कांग्रेस के कहीं न कहीं इनको कुछ आशाएं दिख रही है। और वो आशाएं भी वो 3 उन्होंने जो 3 तिकोनिया जो लगाया था, जो उनकी सरासर निष्फलता है। एक और जिग्नेश मेवानी को खड़ा कर दिया था, एक और अल्पेश ठाकुर को खड़ा कर दिया था और एक और हार्दिक पटेल को लेकर निकले थे। अब उनके पास उनका तो कोई मुद्दा था नहीं। तो कांग्रेस की जो भी आशाएं हैं वो या तो वो मानते हैं कि भाजपा निष्फल जाएगी, इसके ऊपर बंधी हुई है, या तो उनके साथी सफल रहेंगे, उस पर बंधी हुई है। मैं मानता हूं कि एक भी इनकी आशा 2 में से एक भी फलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 तारीख को जब घोषित होंगे नतीजे, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जन समर्थन निकलने वाला है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए रोहन गुप्ता जी, अभी एनके सिंह सर ने मुझे आंकड़ा बताया कि 72% भूभाग पर, यानी देश के 72% हिस्सों पर बीजेपी और बीजेपी के समर्थित पार्टियों की सरकार है, जबकि सिर्फ 8% पे कांग्रेस है। और कर्नाटक तो जो है वो आप हार नहीं जा रहे, ऐसा लग रहा है फिलहाल। और ऐसे पॉलिटिकल पंडित कहते हैं, तो उसके बाद आपके पास बचेगा क्या? झुंझुनू की तरह के राज्य बचेंगे? गुजरात का हम लोग, चौरसिया जी, हम लोग एग्जिट पोल गुजरात की, अभी हम गुजरात की बात करें तो आपने तो कर्नाटक का भी एग्जिट पोल दे दिया। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मोदी को रोक पाना मुश्किल हो गया है, कांग्रेस को मोदी को रोक पाना मुश्किल हो गया है। शुरुआत गुजरात से ही होगी परिवर्तन की शुरुआत गुजरात से ही होगी। चौरसिया जी, आगे देखिए होता है क्या।
हम लोग आगे आज बात कर रहे हैं, 18 को भी करेंगे, कर्नाटक के लिए भी हर राज्य की मैं आपसे बात करूंगा। आप पंजाब भूल गए, आपको पंजाब में अगर था तो पंजाब में क्यों मोदी वेव नहीं चला? पंजाब में ईवीएम ठीक था सालों तक क्यों कांग्रेस की सरकार बनी? अच्छा रोहन जी, पंजाब में ईवीएम ठीक था क्या? नहीं है क्या रोहन जी, पंजाब में यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ईवीएम ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। अशोक गहलोत से लेकर यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी, गुजरात में भी ठीक है। अशोक गहलोत जी क्यों बोल रहे हैं? आप आश्वस्त रहिए। अशोक गहलोत जी क्यों बोल रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी अगर बीजेपी जीतेगी? अशोक गहलोत जी, ईवीएम की जो ईवीएम में हो सकती है, हम उसको रोकेंगे इस बार, और हमने रोका है इस बार। तो इसीलिए हमने वीवीपैट की भी जो बात है उसकी हमने ट्रेनिंग दी है, और हम इसीलिए आश्वस्त रहना चाहते हैं कि इस बार कोई मौका बीजेपी को ना दिया जाए। चलिए, मौका मिलेगा। जयनारायण व्यास जी, क्या कहते हैं आप? देखिए, एक अच्छी बात तो रोहन जी ने बता दी कि इन्होंने पूरे भरसक प्रयास किया कि इस समय ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। तो हर समय जो ईवीएम के माथे पे वो ठिकरा फोड़ते थे, अब वो भी जगह उन्होंने रहने नहीं दी है। देखिए, जन समर्थन भाजपा की और पूरी लहर चल रही है। मुझे लगता है इस बार मैं नहीं मानता कि ये जो भी बात बता रहे हैं रोहन जी, वो बातों में कोई तथ्य है। और ये इनका स्वप्न है कि ये सत्ता के सुकान संभालेंगे गुजरात में, ये सही नहीं होने वाला है। न उनके पास लीडरशिप है, न उनके पास कार्यक्रम है, न उनके पास कोई क्रेडिबिलिटी है। तो कांग्रेस डिवोइड ऑफ क्रेडिबिलिटी गुजरात में कुछ नहीं करने वाली है। चलिए, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, रोहन जी, जयनारायण जी। और मैंने अभी तक अरविंद मोहन जी और एनके सिंह जी से कोई बात नहीं की है। दोनों से मैं जानने की कोशिश करूंगा इसके बाद कि क्या आखिरकार मोदी मैजिक का कोई जवाब कांग्रेस के पास या अन्य विपक्षी दलों के पास नहीं है। ब्रेक के बाद तो क्या मोदी को रोक पाना मुश्किल हो चुका है विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए और अन्य ताकतों के लिए? इसी सवाल पर हमारी बड़ी बहस चल रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयनारायण व्यास जी बीजेपी से, रोहन गुप्ता जी कांग्रेस से, प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, एनके सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार और अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। मुझे बताइए कि क्या मोदी मैजिक का काउंटर अभी तक नहीं है? अभी तक उनकी पॉपुलैरिटी पीक पे है, वरना 3 साल बाद तो देखा है लोग ढलने लगते हैं। भाई 30 सालों में पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो, मतलब नेहरू को छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी के बाद से देखिए 71 में इंदिरा गांधी के आने के बाद से हर प्रधानमंत्री दूसरे या तीसरे साल में अनपॉपुलर हो गया, इंक्लूडिंग राजीव गांधी। हाँ, इनके पास 3/4 मैंडेट। उनकी स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब थी। तो लेकिन मोदी के साथ वैसा नहीं हो रहा। उसकी वजह एक बड़ी है कि पूरी दुनिया में इस समय दक्षिण पंथ की एक हवा चल रही है और भारत में वो है ही। तो जो भी विरोधी हैं उनको इसका सामना करना पड़ रहा है, एक चीज। दूसरा, मोदी की कम्युनिकेशन स्किल को मैच करने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी ने जो कुछ किया गुजरात में, देखिए किसी आर्टिफिशियल नैरेटिव से आप मोदी को नहीं पछाड़ सकते कि आप पब्लिक मीटिंग में खड़े होके बोले कि एक दिन मेरी बहन मेरे घर आई और उसने किचन में गई और देखा, पूछा ये क्या हो रहा है, सब चीजें गुजराती है, ये कौन विश्वास करेगा? न्यूज में उन्होंने ये भी बोल दिया और मैं गुजराती खा के मोटा हो रहा हूं। तो ये गुजराती खाना ऐसा होता है जिसमें फैटनिंग और नॉन फैटनिंग चीजों का मिक्स होता है। तो ये आप इस तरह की चीजों से लोगों को बरगला नहीं सकते। लोग ऐसी बातों में नहीं आते, वो ठोस रूप से जानना चाहते हैं कि भाई 22 साल से हमने चुन रखा है बीजेपी को, तो हम इसको हटाने को तैयार अगर हो तो आप क्या देने जा रहे हैं? आप आएंगे तो आपकी वैकल्पिक नीतियां क्या होंगी? अभी तो जिन लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का राज देखा है, उनको 1985 से 90 का जो है दुस्वप्न की तरह दिखाई देता है कि क्या स्थिति हो गई थी प्रदेश में, वो उससे तुलना करते हैं। नई पीढ़ी है, उसने देखा ही नहीं कांग्रेस का राज। तो ऐसे में मोदी का जो एक कनेक्ट है लोगों से, अब आप देखिए पोलिंग के दिन ही, जिस दिन वो वोट देने गए हैं, 4 घंटे से 5 घंटे से 6 घंटे से लोग खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि देखना है मोदी को। तो इस तरह का कनेक्ट जब तक नहीं बनेगा, जब तक लोगों को देखिए मोदी का सबसे बड़ी ताकत जो ये है कि लोगों को भरोसा है। गुजरात में आप देखिए इस पूरे चुनाव के दौरान नाराजगी बहुत थी बीजेपी से, लेकिन आखिर में एक वाक्य लोग बोलते थे कि मोटा भाई ठीक कर देगा। ये जो भरोसा है
कि वो आदमी जो कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उसको अपने परिवार को नहीं बढ़ाना है, उसको अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं करना है। ये चीजें जो हैं वो जब तक उनका जो चैलेंजर होगा उसमें दिखाई नहीं देगा तब तक मुश्किल होगी लड़ाई। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी में आपको ऐसे कौन से नेगेटिव पॉइंट लगते हैं अरविंद मोहन जी जो वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते? देखिए, अभी भी आप माने तो एक बड़े परिवार के लिए हमारे यहाँ अट्रैक्शन होता है, वो गांधी परिवार से हैं, वो राजकुमार की तरह रहे हैं, और जैसे नेहरू जी थे, जैसे मिसेस गांधी थी, जैसे इंदिरा जी थी, जैसे राजीव गांधी जी थे, ठीक उसी तरह का करिश्मा उनके साथ भी है। लेकिन ऐसी क्या कमी है जो मोदी मैजिक का मुकाबला राहुल नहीं कर पाते? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि राहुल के मुकाबले उनसे शायद अभी बड़ा लीडर सामने खड़ा है, और खासतौर से गुजरात के टर्फ पे जो उसका अपना बनाया हुआ है, और जिसका गांव, मुझे लगता है कोई पंचायत ऐसा नहीं होगा जहां मोदी एक दो लोगों का नाम लेके जिनका परिचय उनसे नहीं होगा। और मोदी के कामकाज को लेके वहां के लोगों की जो राय है, जो अभी प्रदीप सिंह कह रहे थे कि सारी नाराजगी के बावजूद ये भरोसा कि वो ठीक कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज्यादा बड़ी बात मोदी के और बीजेपी के हक में ये थी कि गुजराती अभी प्रधानमंत्री है, अगर गुजरात ही उसका साथ नहीं देगा तो फिर वो कमजोर होगा, तो गुजराती को कमजोर नहीं होने देना। और मोदी ने ठीक चुनाव स्ट्रेटजी में ये किया कि गुजराती अस्मिता से जोड़ लिया इस चुनाव को। तो राहुल के मुकाबले असल में जो लीडर है वो काफी भारी है, और उसको कम्पीट करना अभी राहुल के बस का नहीं है। राहुल ने इस बार अपने आप को थोड़ा बहुत अलग किया और ये कहा कि मैं उस पिच पे नहीं जाऊंगा। उस पिच के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि मोदी की सारी पॉपुलैरिटी और 22 साल का रिकॉर्ड, इसके बावजूद इस बार बीजेपी को परेशानी हुई है। मोदी का चुनाव प्रचार मेरे हिसाब से काफी नीचे के लेवल पे आया, कई मुद्दों को, खासतौर से पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से उन्होंने उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और 2-3 पॉइंट ऐसे आए जो लो हुए। इतने बड़े लीडर के लिए शायद ये शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री पद पे बैठे आदमी, लेकिन इसके बावजूद राहुल की तरफ से कैंपेनिंग में कहीं भी उस तरह की चूक नहीं दिखाई दी। तो वो सब है, लेकिन इसके बावजूद ये है कि मुकाबला एक ऐसे बड़े लीडर से है जिसके आगे अभी सचमुच वो बच्चे हैं और सचमुच कमजोर हैं, और अब तक उनका रिकॉर्ड हारने ही का है, अब तक उनका रिकॉर्ड जीतने का नहीं है। नहीं, 2009 में जीते थे, नहीं पूरे देश को जीते थे। राहुल का लीडरशिप नहीं था उस समय। अब तक जो राहुल के लीडरशिप में जो चुनाव हुए हैं, जो पिछला यूपी चुनाव हम मान सकते हैं, 2012 से एक तरह से उन्होंने शुरू किया, 2012 के बाद शुरू किया है, तो पहला ही जो यूपी में इतना मेहनत किया उसमें चौथे नंबर पर पार्टी आ गई, तो हारने ही का रिकॉर्ड है। तो हमको एक तो देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और दूसरा ये कि मुकाबले में मोदी जैसा लीडर अगर हो, एक जमाने में ये लगता था कि सोनिया गांधी कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले खड़ी नहीं हो सकती, दोनों के चेहरे को कम्पीट करे तो, और ये एक चुनाव में किया गया कि सोनिया वर्सेस अटल बिहारी वाजपेयी बनाया गया। तो अभी वो कंपटीशन है। अब ये देखना है कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी मात दिया, क्या राहुल में भी वो पोटेंशियल कहीं है? अभी तक के हारने के रिकॉर्ड से वो दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या वो संभव है, नहीं है, ये देखना होगा। और गुजरात मेरे ख्याल से एक पॉइंट बताएगा, 150 प्लस बीजेपी को नहीं आ रहा है, ये लगभग सारे ओपिनियन पोल से आ रहा है, लेकिन 17 से जो पिछला रिकॉर्ड है उससे पार्टी ऊपर जाती है कि नीचे जाती है, वो भी मोदी का और बीजेपी के परफॉर्मेंस का एक पैरामीटर होगा, और राहुल का भी पैरामीटर होगा। एनके सिंह साहब, 2019 तक क्या वाकई जिस बात की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कांग्रेस मुक्त भारत, पंजाब को अगर छोड़ दें तो कोई ऐसा मेजर राज्य नहीं होगा जो बीजेपी कांग्रेस के पास हो, तो ऐसे में जिसको हम कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, आपने फिगर दिया कि अब 8% पे कांग्रेस है पूरे देश के भूभाग पर, तो ऐसे में क्या कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना 2014 में प्रधानमंत्री ने देखा था उसको वाकई वो पूरा कर रहे हैं? जी हाँ, गुजरात में पहली बार राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी दिखाई दी, लगा कि एक कंसिस्टेंट लीडर है, वरना इसके पहले तो वो नदारत रहते थे, एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, जो उन्होंने जयपुर अपने अधिवेशन में भी कहा था कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, आपको याद होगा। तो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन से कंसिस्टेंट पॉलिटिशियन बन रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज है, एक अपोजिशन स्ट्रांग हो। मोदी का जो इमरजेंस है, हमारे दोनों जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी एनालिसिस की, लेकिन एक बात मिस किया, मोदी जैसा कद्दावर लीडर। इशू यह है कि ये लीडर बनता कैसे है, कद्दावर अगर मान लिया तो फिर तो खत्म हो गया,
कद्दावर इसलिए कि ये इशू सोशियोलॉजिस्ट के लिए आज डिसाइड करना है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए नहीं, हम सेफोलॉजिस्ट या जर्नलिस्ट के लिए नहीं, क्योंकि 22 साल में एक किसी व्यक्ति की एक्सेप्टेबिलिटी लगातार रहे और उस राज्य में ही नहीं रहे, वो एक्सपेंड करती जाए, और एक्सपेंड करने के साथ साथ 3 साल का वो भी देख लिया, 4 साल का नेशनल लेवल पे, उसके बाद 22 साल से देख रही सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गुजरात में वहां की सरकार के अगेंस्ट है, रिच पुअर डिवाइड है। हम लोगों ने 2 महीने कहा, अगर इसके बाद भी जनता मोदी को वोट दे रही है तो यह फिनोमिनन बड़े गौर से देखने की चीज है कि ट्रांसेंड कर रहा है कि सारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के बावजूद, जॉब लॉसेस के बावजूद अगर ये मोदी में भरोसा है तो ये सोशियोलॉजिस्ट को देखना पड़ेगा कि भाई ये लीडर वर्ल्ड में, हमने वर्ल्ड की हिस्ट्री जब पढ़ी, रूजवेल्ट का एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी थी लेकिन इतनी लॉन्ग नहीं थी। खैर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लंबे उसका, लेकिन अगर होती भी तो दिक्कत आ जाती। आज नरेंद्र मोदी एक कैसा व्यक्तित्व है जिसमें कि आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फेल हो रहे हैं, आपने नोटबंदी भी कर रखी है, जीएसटी से दिक्कत हो रही, इसके बावजूद अगर ये रिजल्ट है तो हमें स्टडी ये नहीं करनी है कि मोदी बड़े नेता है, ये बड़ा नेता इस कद का बना कैसे, और तब आप पाएंगे कि जो वॉइड था क्या वजह है। कांग्रेस एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, कांग्रेस ये वही कांग्रेस है जिसको जनता ने उड़ेल के 2009 तक 70 साल लगातार बीजेपी से ज्यादा वोट दिए। लास्ट जो वोट 2009 में मिला था, आप ताज्जुब करेंगे कि वो 26.7% था, जो कि बीजेपी से करीब 1.5 गुना था। 18.6% बीजेपी का था, उससे 1.5 गुना था। अचानक उसके बाद एक व्यक्ति आता है नरेंद्र मोदी नाम का, और ये वो बीजेपी है जो लगातार गिरती रही। 98 के बाद 99 में कब हुआ, 2004 में कब हुआ, तो सीधा मतलब है कि एक व्यक्ति के आने में बीजेपी पूरी बदल जाती है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बदल जाती है इंडिविजुअल लीडर से। तो क्या राहुल गांधी उसी तरह का नहीं कर सकते? हाँ, ये पहली बार हुआ है कि गुजरात में एक कंसिस्टेंसी दिखाई दी, क्या वो आगे रहेगी? हम उस पर भी बात करेंगे कि क्या हार कर भी जीत जाएंगे राहुल गांधी? उन्होंने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है रात 9 बजे। लेकिन रोहन जी, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या कारण है कि आपके युवराज मैच नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपके नेताओं की लगातार गलतियों के कारण? मैं मानता हूं राहुल ने इन चुनाव में एक डिकोरम मेंटेन किया है, बल्कि पर आपके बड़े नेता उससे भी नीचे गिर गए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो जिस प्रकार से गुजरात के चुनाव हुए हैं, हम 18 को देखेंगे कि क्या परिणाम होंगे, उसके बाद ही हम उसकी आगे डिबेट करेंगे। दूसरी बात, राहुल जी की जो बात है, गुजरात में हर जगह वो गए, उनको जिस प्रकार से जनता का प्रतिसाद मिला, जनता दुखी थी। मुझे जो हमारे मित्र है राजकीय जो विश्लेषक बताए, अगर इतना कदावर नेता है तो उसके ही राज्य में लोग इतने परेशान क्यों है? क्यों लोगों के मन की बात वो सुनते नहीं? वो नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, नलिया की बात हो, किसानों पे अत्याचार की बात हो, दलित का ऊनाकांड की बात हो, तब यही जो नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तब उनको गुजरात याद नहीं आया। कहीं ना कहीं गुजरात की जनता में ये बात है, और जब राहुल जी ने कहा कि हम आपके दिल की बात सुनते हैं, तब जनता ने उसको स्वीकार किया। दूसरी बात, हर राजनीति के खुद के मापदंड होते हैं। ये एक प्रधानमंत्री है, पूरे देश को छोड़कर 20 दिन तक वो गुजरात में है। शीतकालीन सत्र को भी पहली बार निलंबित किया गया। तो ये अपने प्रकार की राजनीति है, हर आदमी की खुद की राजनीति है। पर कहीं न कहीं एक दिन ये आने वाला है जिसकी शुरुआत मुझे लग रहा है कि गुजरात से होगा, कि आपको लोगों की बात करनी पड़ेगी, जमीनी बातों का जिक्र करना पड़ेगा। आपके मैनिफेस्टो का 2012 का मैनिफेस्टो जो मोदी जी ने बतौर सीएम डिक्लेयर किया था, मैं उस पर पब्लिक डिबेट करने को तैयार हूं। एक भी आज तक का उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। क्या वो जनता का अधिकार नहीं है? क्या गुजरात की जनता नहीं चाहेगी? मुद्दा एक ही है, आप मार्केटिंग करें, बड़ा मार्केटिंग करें, रोड शो करें, कब तक? एक दिन जरूर आएगा जब आपको जमीनी तौर पे जनता की दर्द देखनी पड़ेगी। नोटबंदी, जीएसटी, हर आदमी परेशान हुआ है, हर आदमी दुखी हुआ है, फिर भी आप मार्केटिंग करेंगे। मुझे लगता है ये प्रकार की राजनीति देश के लिए खतरनाक है। सिर्फ मार्केटिंग ठीक नहीं है, देश की जनता की आवाज सुने। जो भी नेता हो आगे वही जाएगा जो देश की जनता की आवाज सुनेगा, अपने वचन पूरे करेगा, और आगे भी उसी प्रकार की राजनीति आप राहुल जी की तरफ से देखेंगे, और जिसका आप आने वाले दिनों में राहुल जी को पूरे देश का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
मुझे ये बताइए रोहन जी, जो अभी अभी एनके सिंह साहब ने बोला कि संविधान में कहाँ मना है कि प्रधानमंत्री अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता, और 22 साल कर रहा है। अच्छा, और आपको किसने रोका है? फिर 22 साल मार्केटिंग पे कोई नहीं चलता है, 2 साल 4 साल चलेगा, 22 साल एक प्रोडक्ट भी पहली बार चला जाता है। मैंने नहीं, सुनिए, मैंने मेरी बात शुरू की कि ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं सिर्फ मार्केटिंग ना करें, मार्केटिंग करें, प्रधानमंत्री जी का अपना स्टाइल है, पर कुछ तो काम करें। गुजरात के तो जनता देखेगी, गुजरात के कितने नहीं भाई, अगर कुछ काम नहीं किया तब भी लोग उन्हीं को चुन रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब आप में और ज्यादा कमजोरी है। जो मैं चौरसिया जी, मैं 18 तारीख के रिजल्ट के लिए जो आश्वस्त हूं वो इसीलिए हूं क्योंकि उन्होंने एक भी गुजरात की बात नहीं की, और गुजरात की जनता जिस प्रकार से जन आंदोलन हुए हैं, लोग उमड़ कर बाहर आए हैं, वो कहीं न कहीं उनकी सरकार की विफलताओं के कारण है, और इसका परिचय आपको 18 तारीख को जनता देगी। आप मार्केटिंग कीजिए पर कुछ काम तो कीजिए, लोगों की परेशानियां सुनिए, लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को घर दीजिए, लोगों को स्वास्थ्य सेवा दीजिए। शिक्षा की बात कर रहे हैं, पूरे गुजरात की शिक्षा सेवाएं आज प्राइवेट हाथों में दे दी गई है, लोग परेशान है, उसमें तो दो राय है नहीं, पूरे देश में दे दी गई है साहब। और ये लिबरलाइजेशन की शुरुआत नरसिम्हा राव जी के जमाने से शुरू हो गई थी। इस लिबरलाइजेशन की शुरुआत नरसिम्हा राव जी और उससे बहुत पहले से शुरू हो गई थी। प्रेम शुक्ला जी, लिबरलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप निजी हाथों में सौंप दें, आपको बैलेंस करना जरूरी है। जनता डिसाइड करेगी ना, आज 72% देश की जनता ने डिसाइड किया है, करना जरूरी है जिससे लोगों को परेशानी ना हो। देखिए जुबानी एक बात, एक लाइन लिखी थी मैंने कि अगर नारों और भाषण से पेट भरता तो इस देश में कोई भूखा नहीं रहता, लेकिन अभी भी लोग हैं जो भूखे रहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कुछ तो कहीं से बाकी लोगों को मिल रहा है। और प्रेम शुक्ला जी, वही सवाल मैं आगे आपके पास ले जाऊंगा। मुझे ये बताइए कि रोहन को लगता है सिर्फ मार्केटिंग है, काम नहीं है। अगर वाकई काम नहीं है तो क्या आपने वाकई भावनात्मक रूप से लोगों को एक्सप्लॉइट कर करके गुजरात में इस हाल तक पहुंचा दिया? शायद प्रेम शुक्ला जी को आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप जी, यही सवाल आपसे। नहीं, देखिए एक बात समझनी चाहिए, जब आप कहते हैं मार्केटिंग से ऐसा कर लिया, भावनाएं भड़का कर लिया, तो इसमें एक अंतर्निहित बात यह है कि आप मानकर चल रहे हैं कि आपका मतदाता जो है वो नासमझ है, वो बहकावे में आ जाता है और बार बार आ जाता है। 70 साल रहा तो हाँ, तो जब आपको वोट देता था तो वो समझदार था, जब आपके खिलाफ वोट देने लगा तो वो बहक गया। तो ये तर्क कब तक चलेगा? दूसरा, 22 साल में हम मान लेते हैं, उल्टी तरह से बात कर रहे हैं, तर्क के लिए हम मान लेते हैं कि 22 साल में बीजेपी ने वहां कुछ नहीं किया, जो किया बहुत खराब किया, लेकिन इसके बावजूद अगर उसके विकल्प के रूप में कांग्रेस को गुजरात के लोग नहीं देख रहे हैं तो कांग्रेस के लिए और ज्यादा चिंता की बात है। चिंता की बात है कि अगर इतनी बुरी मुझे बताइए, चिंता की बात है कि नहीं? देखिए, आज 18 को जो परिणाम आएगा तब किसके लिए चिंता की बात है चौरसिया जी, तभी हम बात करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस बार हमारा कैंपेन हुआ, हमने सिर्फ गुजरात की बात की है, वो राहुल जी हो या हमारे और नेता हो, अगर आपने हमारा मैनिफेस्टो ठीक से देखा हो चौरसिया जी, पूरी मेहनत करके हर वर्ग के लोगों की सुखाकारी के लिए हमने चीजें डाली है। हम पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं और आगे भी करेंगे। और इसका रोहन जी, चलिए फिर एक जवाब दे दीजिए, पाटीदार आरक्षण आप कैसे देंगे? एक मिनट, आपने सभी को सॉल्यूशन दिया, आप मुझे बता दीजिए पाटीदार आरक्षण आप कैसे देंगे? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं कि आपने वाकई एक जन कल्याणकारी योजनाओं का ब्लूप्रिंट रखा था गुजरात के लोगों के सामने। आप पाटीदारों को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर आरक्षण दे देंगे? आप अगर महाराष्ट्र का स्टडी करें चौरसिया जी, वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, आज पाटीदार वर्ग में भी इतनी पिछड़ापन आ चुका है, वहां पे भी लोगों के पास नौकरी नहीं है, वहां पे भी रोजगार नहीं है। हम उसका नहीं, महाराष्ट्र का कौन सा मॉडल मुझे बताइए ना? महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को स्ट्राइक डाउन कर दिया, आने दीजिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, आपको मैं बता रहा हूं, किसने दिया था वो? हरियाणा में आपने जाटों को आरक्षण दिया, कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। मैं दूंगा। और हमने हमारा वादा राहुल गांधी जी ने
राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरत सोलंकी जी ने बोला है हम हमारा वादा पूरा करेंगे। कैसे करेंगे ये तो बता दीजिए ना, रास्ता तो बता दीजिए मेरे को। रोहन गुप्ता जी आप इतना आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक लाइन में रास्ता समझा दीजिए कि ऐसे देंगे। ऐसा है, पहले चौरसिया आप ये मानिए, पहले आप मानिए, पहले आप स्वीकार कीजिए कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, फिर मैं मैंने स्वीकार कर लिया, कांग्रेस की सरकार आ रही है, मैंने मान लिया रोहन गुप्ता डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अब मुझे बताओ कि आप पाटीदारों को आरक्षण कैसे देंगे? नहीं, मुझे नहीं बनना है, मैं छोटा वर्कर ही हूँ। चलो वर्कर रहो, आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप पाटीदारों को आरक्षण कैसे देंगे? सुन लीजिए, जिस प्रकार से हमने जो संवैधानिक तौर पर पूरा स्टडी करके एक पूरा हमने रिपोर्ट बनाया है, तो बता दीजिए ना संविधान क्या कहता है। सर्वे करके हम लोग आगे जो संवैधानिक तौर पर पूरा रिप्रेजेंटेशन पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है चौरसिया जी। मैं वापस आऊंगा जब सरकार आएगी, तब आप बुलाइएगा, तब हम डिक्लेयर करेंगे इसको। अरे ब्लूप्रिंट है तो आज बता दीजिए ना भैया। पाटीदार इतने नासमझ नहीं है, उनके 4 संगठन के लोग भाई साहब आप पहले 15 लाख को ले लीजिए मोदी जी सवाल बनाए और 4 साल से 15 लाख आप ले नहीं पाए, उनसे लीगल ओपिनियन ली, उनको हम कदम कि आप बताइए कि हो सकता है 4 साल से 15 लाख का वादा नहीं पूरा किया, उसका सवाल नहीं पूछेंगे आप। मैं बता दूं कि ये क्या है। देखिए इसमें रोहन जी, इसको ये टेक्निकल इसलिए दीपक जी का सवाल है कि ये एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, जब मैसूर हुआ करता था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अंडर नो सर्कमस्टांसेस शेल सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट्स give more than 50% of reservation. How much less than 46 के तहत how much if it is represented? अरे भाई पूरा समझ तो सुन तो लीजिए गवर्नमेंट। How much less स्टेट गवर्नमेंट, पूरा आगे सुन तो लीजिए भाई, आप लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है रिजर्वेशन, आपको कुछ नहीं मालूम, समझ लीजिए पहले। स्टेट गवर्नमेंट how much less than 50% shall be decided by respective state governments, ये वो वर्डिक्ट है। उसके बाद 5 जजमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट के, जो सबसे बड़ा था वो इंदिरा साहनी 9 मेंबर बेंच था, उसने भी एग्जैक्टली इसी सेंटेंस को लिया। इसका मतलब यह है, और 9 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का फोर्स ऑफ लॉ रखता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर होता है, 9 मेंबर बेंच बहुत बड़ा माना जाता है। लिहाजा किसी भी सरकमस्टांसेस में आप 50% से ज्यादा नहीं जा सकते। भाई साहब आपने 15 लाख के लिए मोदी जी को सवाल पूछा 4 साल से। अरे भाई कहां चले गए आप? अभी मोदी जी के तारीफ मैं पार्टी वाला थोड़ी हूँ भाई। 15 लाख के लिए सवाल पूछा, कैसे आएगा? आप लोग रोज पूछ रहे हैं ना रोहन, आप लोग रोज पूछ रहे हैं, वो काम आप कर रहे हैं। मैं तो एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं, मैं एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं कि आप पाटीदारों को आरक्षण कैसे देंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी कांग्रेस नेता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। 18 को सरकार आएगी। देखिए, अगर भाजपा के दिमाग की बत्ती नहीं जली तो हमारी गलती तो है नहीं, हमने हमारा सोल्यूशन निकाला और हमने पब्लिकली प्रॉमिस किया है, उसको हम पूरा करेंगे। तो आप भी वो टॉफी खाइए, दिमाग की बत्ती जला दे। जुमले के लिए तो आप मोदी को पकड़ नहीं पाए, मोदी जी को। मैं कह रहा हूँ मोदी जी को 4 साल मैं एडवर्टाइज नहीं करना चाहता, लेकिन आपको भी वो टॉफी खानी चाहिए। दिमाग की बत्ती जला दे, आपकी भी दिमाग की बत्ती थोड़ा जल जाएगी। मैं फिलहाल लूंगा एक ब्रेक के बाद हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है और हम इस बहस को आगे रखेंगे। और मैं रोहन जी को बता दूं कि मैं अगले 1 घंटे में डिस्कस करने वाला हूं, क्या हार कर भी जीत जाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि हार कर जो जीतता है उसे कहते हैं बाजीगर। क्या बन पाएंगे बाजीगर राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए? देखेंगे इस ब्रेक के बाद।